Hello, my dear students. How are you? I'm Basharat Abbas, and this is your favorite math channel, Math with Sir Basharat Abbas. कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? In the last class, beta, we have done exercise 6C up till question number, uh, I think question number 6. Yes, we have done up till question number 6. Now, I'm going from question number 7. ठीक है ना? So in this question, basically this is the intermediate level question. अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे देखें जरा इसको. सिंपल सा क्वेश्चन है, भी कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है. The diagram shows triangle ABC with vertices A, B, and C. Coordinates of all these 3 points are given here. So find the area of triangle ABC. First point देखें. First is find the area of triangle ABC. आप एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी फाइंड करना, आप 2-3 मेथड से इसको एरिया फाइंड कर सकते हैं. लेट सपोज एक तो मैं आपको फाइंड करके बताता हूं, क्योंकि डायग्राम गिवन है आपके पास. तो डायग्राम अगर गिवन है तो डायग्राम वाले क्वेश्चंस में आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं. ये पॉइंट बड़ा अच्छा, पहले मैं एक मेथड से करवा देता हूं आपको. देखो, आपने बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ा है एरिया का, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि जी एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट. ठीक है, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा, बिल्कुल फॉर्मूला ठीक है, बट दिस इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द राइट एंगल ट्राइंगल्स. ओनली राइट एंगल ट्राइंगल्स, ठीक है ना. या तो राइट एंगल ट्राइंगल्स हो, या फिर वो ट्राइंगल्स हो जिसके अंदर बेस और हाइट आपको एग्जैक्टली पता हो ट्राइंगल की. ठीक है, अब दिस इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है ना. इसको मैं डायग्राम नहीं बनाता हूँ, इसको आपको वैसे बता देता हूँ. ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल्स. ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये सिर्फ राइट एंगल जो ट्राइंगल्स होती हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल होता है. अच्छा, अब ये तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है. अगर यही फॉर्मूला मैं इस राइट एंगल इस वाले ट्राइंगल में अप्लाई करूंगा जो कि राइट एंगल नहीं है, कर सकता हूं मैं. तो मुझे क्या चीज चाहिए? मुझे एक तो बेस चाहिए इसकी. बेस मैं यहाँ से अगर ए और बी को मैं बेस ले लेता हूँ, तो यहाँ से ए से लेके बी तक इसकी जो बेस बनती है वो कितनी बनती है? आपको डायग्राम गिवन है, ग्राफ पेपर है, ये ग्रिड गिवन है. तो अगर आप देखो, दिस इज ए इज एट पॉइंट 1 while B is at point 3. तो 1 till 3 it is 2 यूनिट्स या 2 सेंटीमीटर आप बेस इसकी ले सकते हो, 2 यूनिट्स. ठीक है, अगर ये आप बेस ले लोगे, बेस मीन कि आपने ट्राइंगल को ग्राउंड पे रख दिया. ये जो शेप है इसको आप उठा के बिल्कुल आपने ग्राउंड पे रख दिया. मीन ये शेप मैंने उठाई और उठा के इस तरह करके इसको ऐसे ग्राउंड पे रख दिया. तो अब इस केस में बेस से जो टॉप का पॉइंट है, टॉप का पॉइंट क्या है यहाँ पे? सी से ग्राउंड तक आप अगर आओ तो फ्रॉम सी टिल दिस ग्राउंड, ये क्या लेंथ बनेगी आपके पास? ये जो पॉइंट है इसको हम कहेंगे हाइट. दिस इज हाइट. ठीक है, ये समझने की बात है. हाइट टॉप पॉइंट से यहां तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं हाइट. हाइट बी सी नहीं है, बी सी इज नॉट अ हाइट, दिस इज नॉट हाइट. ए सी ये भी हाइट नहीं है. हाइट हमेशा बिल्कुल वर्टिकल होती है बेस के ऊपर. आपने बेस जिसको भी लिया है, जिस तरह मैंने यहाँ पे बेस लिया ए बी, अब ए बी मेरे पास बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, इस शेप में तो वर्टिकल है, लेकिन जब मैं इसको ग्राउंड पे रखूंगा, या आप इसको ऐसे समझ लें कि ए बी आपके पास एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर जो वर्टिकल होगी, अगर ये वर्टिकल है तो इसके ऊपर जो बिल्कुल 90 डिग्री बनाएगी वो एक वर्टिकल, और वर्टिकल के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? 90 डिग्री. इसी तरह हॉरिजॉन्टल के ऊपर वर्टिकल लाइन क्या होती है? वो भी 90 डिग्री होती है. हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, इसके ऊपर ये वाली लाइन वर्टिकल है, ये 90 डिग्री बना रही है. या मैं यूं कहूं कि ये वर्टिकल लाइन है, इसके ऊपर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये दोनों ये भी 90 डिग्री है. तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जिस तरह से मिले बीच में 90 डिग्री होती है. तो अगर ये बेस है तो हाइट इसकी कितनी होगी फ्रॉम दिस टिल दिस पॉइंट? तो ये सी क्या है? सी अगर आप देखो तो ये सी है 5. ठीक है ना, और यहाँ पे है डिस्टेंस 1. तो 1 till 5 ये हाइट कितनी बनती है? क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट है तो ये हो जाएगी 4 सेंटीमीटर. ठीक है, तो बेस होगी 2 और हाइट हो जाती है आपके पास 4. तो बेस की जगह 2 लगा दिया, हाइट की जगह 4 लगा दिया. 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो एरिया बन गया आपके पास 4. ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर.
एक मेथड तो ये मैंने आपको बता दी, इसको कॉपी कर लें आप। ठीक है, कर लिया आपने कॉपी, वीडियो पॉज करके। चले, नेक्स्ट एक और मेथड होता है जो कि एड मैथ स्टूडेंट्स को तो मालूम होता है, लेकिन अब मुझे नहीं पता आप में से कितने एड मैथ्स के हैं और कितने सिर्फ मैथ्स के हैं। दूसरा मेथड मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर, ये आप एग्जाम में भी अप्लाई कर सकते हैं इस मेथड को। इवन मैथ स्टूडेंट्स जो एड मैथ नहीं भी पढ़ते वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्या है, आप इसमें ये करते हैं, 1/2 लिखा आपने, तीनों पॉइंट्स जो आपके पास हैं उनकी कोऑर्डिनेट्स लगा दो। जिस तरह ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और 1, उसको वर्टिकल फॉर्म में लिखना आपने। बी के कोऑर्डिनेट्स 1 और 3, इसको 1 और 3 लिख दें आप। सी के कोऑर्डिनेट्स है 5 और 5, उसको भी वर्टिकल फॉर्म में लिख दें 5 और 5। और इसके बाद जहां से आपने स्टार्ट किया था, आपने स्टार्ट किया था पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट से, उनको एक दफा फिर दोबारा फाइनल में भी इस तरह करके आप लिख दो। ठीक है, अब क्या करोगे, 1/2 आपने ये फार्मूले का है, ये आपने लिखा है इधर। अब आपने इसको डायगनली इस तरह मल्टीप्लाई करना है, इस 1 को 3 से, इस 1 को इस 5 से, इस 5 को इस 1 से। ठीक है, तो जरा मल्टीप्लाई करें, 1 × 3, फिर प्लस साइन 1 × 5, फिर प्लस साइन 5 × 1, ये हो गया राइट, ब्रैकेट बंद, माइनस साइन। अब एक और ब्रैकेट में आप क्या करते हो, अब डायगनल इस तरह लेके चलते हो, इस 1 को इस 1 से, ये 5 इस 3 से, ये 1 इस वाले 5 से हो जाएगा। ठीक है, नाउ 1 × 1, मैं एक एक स्टेप आपको करके दिखा रहा हूं, प्लस 3 × 5 या 5 × 3 सेम थिंग, 1 × 5 या 5 × 1 सेम थिंग। अब ये क्या बना है यहाँ पर, पुट इक्वल साइन 1/2, देखें जरा, 3 1 × 3 प्लस 5 1 × 5 प्लस 5 1 × 5। ठीक है, और माइनस साइन आ गया यहाँ पर, 1 1 × 1 प्लस 5 3 × 15 प्लस 5 1 × 5। अच्छा, मुझे एक और ब्रैकेट यहाँ लगानी थी, ये यहाँ पे मैंने एक और ब्रैकेट, क्योंकि इसको एक सबसे बड़ी, ये मैंने थोड़ा सा आगे पीछे होगी चीज, ये वाली ब्रैकेट अंदर और बाहर लिखनी थी। बहरहाल आप ये देखो कि आप इस तरह से लिख सकते हो, 1/2 इधर है, 5 + 5 10 + 3 कितना हो जाएगा, 13, तो ये हो गया 13, माइनस 15 + 5 20, 20 - 1 कितना हो जाता है, 20 - 1 हो जाता है, सॉरी 20 + 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 21। ठीक है, 15 5 20 + 1 21, तो 13 - 21 कितना हो जाएगा जी, वो अब आप देख लें यहाँ पे, 13 - 21 हो जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू -8। सो 1/2 डिवाइड कर देंगे आप -8 से, तो जब इसको 1/2 को -8 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा -4। तो माइनस को आप इग्नोर कर दें, क्योंकि एरिया जो होता है वो नेगेटिव में कभी भी नहीं होता, वो पॉजिटिव में होता है। तो आपके पास इस तरह से ये एरिया इसका आ जाता है, दैट इज 4। ये थोड़ा सा मैंने बताया ना, फॉर्मूले में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। ये वाली जो चीज ब्रैकेट थी ये मुझे पहले लिखनी चाहिए थी, दिस वन, और ये पहले आनी थी और वो बाद में आनी थी। अगर कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं आता, सिर्फ माइनस में आ जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये बाद में लिखनी थी मुझे। ठीक है ना, ये पहले लिखनी थी, बाद में लिखनी थी, तो मैंने थोड़ा आगे पीछे कर दिया। हाउएवर आंसर आपका वही आएगा, सिर्फ माइनस आएगा आपके आंसर में, उसको आप इग्नोर कर दो, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव में ही होता है। तो ये इसका एरिया कितना आ गया, अगेन इस मेथड से भी 4 आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको, इसको भी आप कॉपी कर लें। कर लिया आपने एरिया। अब मैंने एरिया के आपको दोनों मेथड्स बता दिए। ये कहलाता है शू स्ट्रिंग मेथड, और ये किसी भी शेप का एरिया कैलकुलेट करने के लिए आप लगा सकते हो, नॉट ओनली फॉर द ट्राइंगल, लेकिन अगर कोई सी भी शेप है, कोई क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, अगर उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो अगर ये जिस तरह इस ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स गिवन थे यहाँ पर, सॉरी तीनों कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, अगर तो कोऑर्डिनेट्स गिवन है फिर तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट्स ही गिवन नहीं है तो फिर आप इसको ट्राई नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर इसको बिल्कुल मत ट्राई कीजिएगा, ये तभी अप्लाई होगा कि जब आपके पास उसके वर्टिसेस गिवन हो। ठीक है, तो ये पूरी नहीं आ रही, इसको मैं स्क्रीनशॉट करता हूँ। चलें, इसको अब आप यहाँ से कॉपी कर लें। ठीक है, हो गया कॉपी, वीडियो पॉज करें और इसको अपने पास कॉपी कर लें आप।
चलें जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इसका नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट है, the next part here is find the gradient of the line passing through बी एंड सी। बी और सी की कोऑर्डिनेट गिवन है भाई, आपने इसका ग्रेडियंट फाइंड करना है। मैं नहीं कर रहा हूँ, आप कर सकते हैं, ठीक है। बी भी गिवन है, सी भी गिवन है, आपने सीधा सीधा उस लाइन का ग्रेडियंट फाइंड करना है। और उसके बाद है ए और सी, एक जो लाइन ए और सी से गुजर रही है, ए के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, सी के भी गिवन है, आप इजीली इसका भी ग्रेडियंट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कई दफा आपने कर चुके हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए जरा। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सिमिलर हैं, मिलते जुलते हैं। मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ, 9 जरा करें आप। 9 बता देता हूँ। देखो 9 में कैसे होगा, गिवन द लाइन x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्योंकि 9 मुझे 8 से ज्यादा टिपिकल लग रहा है, इसलिए आपको ज्यादा मुश्किल करेगा 9, तो मैं 9 इसलिए कर रहा हूँ। गिवन द लाइन x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। मेक y द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। ये y को सब्जेक्ट बनाना है। तो एक तो आपका बेसिक अरिथमेटिक, वो भी अक्सर एग्जाम्स में आते हैं, सॉरी बेसिक अलजेब्रा जो होता है जिसके अंदर आप सब्जेक्ट बनाना सीखते हो, उसकी भी आपकी प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पर। स्क्रीन दोबारा चेंज हो गई, सॉरी, देखें, तो उसकी भी प्रैक्टिस हो रही है। तो मैं ये भी करके दिखा रहा हूँ आपको किस तरह होगा। आपने वाई को सब्जेक्ट, किस तरह किसी चीज को सब्जेक्ट बनाना हो तो कैसे इसको सब्जेक्ट बनाते हैं, देखें जी इधर। यहाँ पे सबसे पहले तो सब्जेक्ट बनाने के लिए यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्स अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, राइट। यू नीड टू मेक वाई एज अ सब्जेक्ट। एलसीएम ले लें आप, 3 2 जा, मैंने आपको बता चुका हूँ कि एलसीएम लेने के दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं आप। तो दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिए हैं। एक्स को अब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इस तरह करके एक्स 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस में। दिस इज नॉट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, लेकिन क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स को 2 से और 3 को वाई से, ठीक है ना। ये एलसीएम लेने का मेथड मैं पिछली बहुत सारी वीडियोस में मैंने डिटेल्स एक्सप्लेन भी किया है वहां पर। तो x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, 2x प्लस 3y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1, सही है जी। तो ये बन गया भाई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 को जब उधर शिफ्ट करेंगे, देखो ये सिंगल डिनोमिनेटर हो गया, एक सिंगल फ्रैक्शन है। 2x प्लस 3y अपॉन 6, 6 एक ही फ्रैक्शन है। अगर सिंगल फ्रैक्शन हो तो फिर आप डिनोमिनेटर को उधर शिफ्ट कर देते हो, क्योंकि ये स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। देखो स्टार्ट में क्या मैं यहां से 2 को उधर शिफ्ट कर सकता था स्टार्ट के अंदर, बताएं, क्या मैं 2 को राइट साइड पे शिफ्ट कर सकता हूं, डायरेक्ट उठाऊं और 2 को उधर शिफ्ट कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। क्या मैं 3 को उधर शिफ्ट कर सकता हूं? नहीं कर सकता। रीजन, बिकॉज 2 और 3 दो फ्रैक्शंस हैं, और ये 2 एक फ्रैक्शन में है, और ये फ्रैक्शन आगे एक और फ्रैक्शन के साथ ऐड हो रहा है। सिमिलरली एक्स अपॉन 3 में 3 डिनोमिनेटर है, और ये जिस फ्रैक्शन के अंदर है वो फ्रैक्शन आगे किसी और फ्रैक्शन के साथ ऐड हो रहा है। तो अगर 2 फ्रैक्शन हो या 3 फ्रैक्शन हो, आपस में प्लस माइनस हो रहे हो, तो आप उनके डिनोमिनेटर्स को ऐसे नहीं आगे पीछे ले जा सकते। ये सिर्फ तब पॉसिबल होता है जब आप उनको सिंगल फ्रैक्शन में लेके जाओ पहले, जिस तरह मैंने यहाँ पहले सिंगल फ्रैक्शन में लेके आया, उसके बाद मैं इसको क्रॉस में लेके गया 6। अब ये सिंगल फ्रैक्शन जैसे ही बन गया यहाँ पर मेरे पास, अब मैं यहाँ पे, ये सिंगल फ्रैक्शन है, ठीक है। अब मैं यहाँ से 6 को, जो इसका डिनोमिनेटर है, इसको इक्वल की दूसरी तरफ लेके चला गया, वहां ये मल्टीप्लाई हो गया। तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 1 जा 6, ये हो गया आपके पास। अब इसके बाद आगे का काम सिंपल है। 3y इज इक्वल टू 2x को भी इधर शिफ्ट कर दें, दैट बिकम्स माइनस 2x प्लस 6, और 3 को इधर शिफ्ट कर दें तो अब ये यहाँ पे आप पूरी को इनको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, या आप इन दोनों डिनोमिनेटर्स के नीचे 3 लगा दें, माइनस 2x अपॉन 3 प्लस 6 अपॉन 3। ये देखो ये 6 अपॉन 3 ये मैंने कर दिया इधर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3x प्लस 6 अपॉन 3। तो 3 2 जा 6, इसको आपने कैंसिल किया तो ये बन गया। यहाँ पे आपने बना दिया y को, आपने बना दिया सब्जेक्ट, ठीक है।
इस पार्ट में आपको सब्जेक्ट बनाने की जो आप टेक्निक सीखते हैं वो भी आपकी अलग से भी ये भी प्रैक्टिस होगी कि सब्जेक्ट किसी भी इक्वेशन में कैसे बनाया जाता है किसी सर्टेन वेरिएबल को। ठीक है, तो ये आप इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने पास नोट कर लो। ठीक है, वीडियो पॉज करें, इसको नोट कर लिया आपने। चले, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। अब इस लाइन का ग्रेडियंट क्या है? जब आपने फर्स्ट पार्ट था मेक वाई द सब्जेक्ट, वो आपने सब्जेक्ट बना लिया, फर्स्ट पार्ट में सब्जेक्ट बन गया। सेकंड पार्ट ऑफ फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। ग्रेडियंट ऑफ द लाइन कब होता है? ग्रेडियंट ऑफ द लाइन होता है जब आपके पास फॉर एग्जाम्पल ग्रेडियंट ऑफ द लाइन जब आप y को सब्जेक्ट बना लेते हैं। जिस तरह मैंने ये लाइन है, लाइन की इक्वेशन है, उस इक्वेशन को मैंने उस इक्वेशन में मैंने y को सब्जेक्ट बना लिया। जब आप y को सब्जेक्ट बना लेते हो तो x का जो कोफिशिएंट होता है, ये x का कोफिशिएंट है, इसको हम नाम देते हैं ग्रेडियंट का। ठीक है, क्यों भाई, ऐसा क्यों है? देखो जनरल इक्वेशन कैसे होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये जनरल इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन को इस इक्वेशन से जरा आप कंपेयर करो, y से कंपेयर हो गया, सॉरी 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 ये क्या हो गया, y से हो गया, x से आ गया, m क्या, m के नीचे m किसके पास आ गया, x का जो कोफिशिएंट है वो है m। तो m क्या है यहाँ पर, x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, x का कोफिशिएंट आपके पास -2/3। तो ये बेसिकली ग्रेडियंट होता है। ठीक है, जब कभी भी आप y को सब्जेक्ट बनाएं तो y को सब्जेक्ट बनाने के बाद x का जो कोफिशिएंट होता है इसको हम नाम देते हैं ग्रेडियंट का। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ में आ रही है बात आपको? x को आपने जब y को जब सब्जेक्ट बना दिया, यानी कि y को बिल्कुल सेपरेट कर देना, हर चीज उसकी दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे आप। जब आप y को बिल्कुल सेपरेट कर देंगे, इन दैट केस x का जो कोफिशिएंट बनेगा, कोफिशिएंट यानी x के साथ जो नंबर लिखा हुआ है उसको हम नाम दे देंगे ग्रेडियंट का। ठीक है जी, तो ये हो गया आपके पास ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। ग्रेडियंट ऑफ द लाइन कितना आ गया आपके पास, -2/3। ठीक है, समझ आ गई बात? थर्ड पार्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एट विच द लाइन कट्स द एक्स एक्सिस। अच्छा जी, लाइन जब एक्स एक्सिस का कट करेगी उस वक्त उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताएं जहां पे लाइन ने एक्स एक्सिस को कट किया। अब ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, देखें सारे अच्छे पार्ट्स हैं इसके। इसमें क्या है, लाइन अगर एक्स एक्सिस को कट करती है बेटा तो ये ध्यान में रखें कि वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, ये साथ में ये देखो ग्राफ पार्ट डी पिछले क्वेश्चन का, यहाँ मैंने कहा था ना ये .2 है, इसका x2 है, y क्या है 0, यानी x एक्सिस पे हर जगह y 0 है, y एक्सिस पे हर जगह x 0 है। ये y एक्सिस है, यहाँ y 1 है लेकिन x 0 है। ठीक है, तो x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, तो जब ये बात करते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एट विच द लाइन कट्स द x एक्सिस, तो जब लाइन x एक्सिस को कट करती है तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। यहाँ पे आप लिख लो एट x एक्सिस y इज इक्वल टू 0। तो लाइन की इक्वेशन में y की जगह आपने लगा देना है सीधा सीधा 0। तो लाइन की इक्वेशन आपने लिखी है y इज इक्वल टू -2/3x प्लस 2। ठीक है, जो ऊपर पहले वाले पार्ट में x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 1 है, ये भी लाइन की इक्वेशन ही है। ठीक है ना, ये आपने इसको रीशेप कर दिया, देखो ये कोई नई इक्वेशन नहीं है, वही इक्वेशन, इसको रीशेप किया आपने। ठीक है, थोड़ा सा इसका स्टाइल चेंज कर दिया है, वही सेम वही। अगर आप इसमें पहले वाले पार्ट में भी y की जगह 0 की वैल्यू डालेंगे तब भी वही आंसर आएगा जो इसमें आएगा। तो बस अभी y की जगह आप 0 लगा दें, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा, यानी y कोऑर्डिनेट की जगह आपने लगा देना है 0। तो क्या बनेगा, -2/3x प्लस 2 को आप उस तरफ शिफ्ट कर दें तो ये बन जाएगा -2 इज इक्वल टू -2/3x। ठीक है, ये माइनस इस माइनस से हो जाएगा कैंसिल। अब क्या होगा, यहाँ पे देखो 3 उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वहाँ यहाँ डिवाइड है वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, ये 2 उधर जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो 2 3 ज़ा 6, एक्स की वैल्यू आ गई 3। तो वो पॉइंट जहाँ पे लाइन ने एक्स एक्सिस को कट किया उसकी कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मैंने जिस तरह कहा कि वहाँ एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी वो है 3 और वाई कोऑर्डिनेट वहाँ पे उसका क्या होगा
0, तो वो पॉइंट होगा भाई 3 और 0। समझ आ गई बात आपको? इस तरह से ये वाला पार्ट भी आपने कर लिया। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे आपको समझ ये वाला पार्ट भी? ठीक है, वीडियो पॉज करें और इसको भी कॉपी कर लें अपने पास। ठीक है, चलें जी, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड विच विद द ग्रेडियंट सेम। वही पुरानी वाली स्टोरी बता रहे हैं। गिवन दैट द लाइन इन फर्स्ट पार्ट आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट P3, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। ये भी वही है, उसी तरह से जिस तरह जब आपके पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी पहले वाले पार्ट में, उसी के अंदर आपने x की जगह P और y की जगह 3 लगा देना है, तो P की वैल्यू भी आ जाएगी। ये आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली इसको कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 - 2 एंड हैविंग द सेम ग्रेडियंट एज द लाइन 2y इज इक्वल टू 5x + 7। ठीक है, देखो वो ये कह रहे हैं कि एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करें जो कि इस पॉइंट से गुजर रही है, एंड हैविंग द सेम ग्रेडियंट एज द लाइन 2y इज इक्वल टू 5x + 7। उस लाइन का ग्रेडियंट सेम वही है जो इसका ही ग्रेडियंट है। इसका ग्रेडियंट क्या है? 2y इज इक्वल टू 5x + 7। अच्छा, इसका ग्रेडियंट कैसे आएगा? ये जो लाइन है इसका ग्रेडियंट क्या है? मैंने आपको कहा आप y को सब्जेक्ट बनाओ, y को सब्जेक्ट बना दें, यहाँ पे y को सेपरेट करें, 2 इसके साथ है फालतू में, इसको उधर भेज दें। उधर भेजेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर्स दोनों से डिवाइड हो जाएगा 7/2। ठीक है, जब y को सब्जेक्ट बना लेते हैं, अभी अभी मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई कि जब y को सब्जेक्ट बनाते हैं तो x का कोफिशिएंट क्या होता है बेटा? ग्रेडियंट। तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या कहलाएगा? ग्रेडियंट। क्या है यहाँ पे ग्रेडियंट? 5/2। ठीक है, ग्रेडियंट आपके पास आ गया, m गिवन है यहाँ पर 5/2। इक्वेशन आपने बतानी है, y इज इक्वल टू mx + c। अभी अभी मैंने आपको बताया m की जगह m की वैल्यू लगा दें 5/2। एक पॉइंट उन्होंने गिवन दिया हुआ यहाँ पे x की जगह 3, y की जगह उन्होंने आपको बता दिया है -2। इसको पुट करें, क्वेश्चन सॉल्व करें, c की वैल्यू आएगी यहाँ पर। उसके बाद जब c आ जाएगा, m ऑलरेडी आपके पास है, इक्वेशन आप फिर दोबारा लिखोगे जनरल इक्वेशन, m की जगह m की वैल्यू, c की जगह c की वैल्यू, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। ठीक है, 12 फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड विद द ग्रेडियंट सेम। वही चीज है, कोई नई चीज नहीं है इसके अंदर भी। करना नहीं है आपने क्वेश्चंस को देख के, वो एक क्वेश्चन देख के स्टूडेंट घबरा जाते हैं। ना एग्जाम में घबराएं आप, ना ही वैसे क्वेश्चंस को देखें। ये सारी चीजें आप पूरी एक्सरसाइज आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, कोई इसमें ऐसी डिफिकल्ट चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते, आप बिल्कुल ये कर सकते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ जरा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ये करने वाला क्वेश्चन है, द लाइन L हैज इक्वेशन 5x + 6y + 30 इज इक्वल टू 0। Given that P is the point 3, -1, find the coordinates of the point where line L crosses the x-axis। अभी अभी मैंने बताया आपको, ये है लाइन L। लाइन L क्या है? दिस इज लाइन L। ठीक है, ये लाइन L जब x एक्सिस को क्रॉस करेगी तो आपने इक्वेशन बतानी है। देखो अब ये आप कर सकते हो यार। लाइन x, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसकी वैल्यू, लाइन की क्या वैल्यू है? लाइन की इक्वेशन सॉरी क्या है? 5x + 6y + 30 इज इक्वल टू 0। ये लाइन L। ठीक है, जब ये लाइन L एक पॉइंट से गुजरे, गिवन दैट P इज द पॉइंट, इस पॉइंट से गुजरे 3 और -1 से, ना सॉरी, वेयर लाइन L क्रॉसेस द x एक्सिस एट x एक्सिस, फर्स्ट पार्ट एट x एक्सिस। अभी मैंने बताया था, तो x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या हो जाती है? एट x एक्सिस, दोबारा देखो, एट x एक्सिस y 0 है, तो आपने सीधा सीधा y की जगह 0 लगा देना है भाइयों। तो आई मीन माई स्टूडेंट्स, माई डियर स्टूडेंट्स, 5x + 6y, y की जगह 0 लगा दो ना, +30। इसको सॉल्व करें, 5x 6 into 0 0 + 30, take 30 on the other side where 30 sign becomes -30, 5 will go to the other side, it will divide there, so the value of x here is 5 6 30, so the value of x here is -6। ठीक है, the value of x is -6, आपके पास x की वैल्यू आ गई है -6।
ये आप यहाँ लिख लोगे x की वैल्यू -6, यानी कि जिस पॉइंट पे x एक्सिस को कट करता है, सॉरी एट x एक्सिस, हाँ जिस पॉइंट पे x एक्सिस को कट करता है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे -6 और 0। ये पहले पॉइंट का आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं था, मैंने कोई नई चीज नहीं की, पहले मैंने आपको करवाया। आपको नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट है हमारे पास इसके बाद इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है इधर कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल विद द लाइन x इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, विद द लाइन x इज इक्वल टू 2, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ एल विद द लाइन। अब एक लाइन है, उस लाइन के साथ ये जाके लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। पहले इसको आप जल्दी से कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी कर लिया, मैं अब इसको इरेज कर रहा हूं और इरेज करके इसका सेकंड पार्ट में यहाँ पे करवा रहा हूँ आपको। देखो इधर, बल्कि यार सेकंड पार्ट में सिर्फ मैं करवाऊंगा नहीं, बस आपको बता देता हूँ। ये लाइन एल, फर्ज करो ये लाइन एल है। ठीक है, ये लाइन एल आगे जाके एक और लाइन को कट करती है x इज इक्वल टू 2। वो लाइन ऐसे है या जैसे भी, ये आपका मैटर नहीं है। वो लाइन फर्ज करो x इज इक्वल टू ये लाइन है, यानी इस लाइन पे x है, x की वैल्यू है 2। तो आप इक्वेशन जो इस लाइन की गिवन है वहां पे x की जगह आप 2 लगा दो, बस खत्म होगी बात। 5x है, x की जगह 2 लगा दो, प्लस 6y प्लस 30। इसको सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है ना, तो इस कोऑर्डिनेट्स आपके पास पता चल जाएंगे। x तो ऑलरेडी 2 है, इसको सॉल्व करो, क्या बनता है 5 2 10 प्लस 6y प्लस 30। ये हो जाएगा 6y प्लस 40, then 6y is equal to -40, then y is equal to -40 upon 6, mean y is equal to -20 upon 3 आ गया। x की ऑलरेडी वैल्यू है यहाँ पर 2, तो 2 और -20 अपॉन 3, इसको चाहो तो मिक्स नंबर में भी लिख सकते हो, ज्यादा अच्छा। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है जी, सेकंड पार्ट का ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको भी अब आप यहाँ पे अपलोड कर लो, इसको कॉपी कर लें। कर लिया कॉपी आपने? अच्छा, उसके बाद है हमारे पास इसका, सॉरी बार बार पीछे हो जाता है, पार्ट 3। पार्ट 3 है हमारे पास यहाँ पे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू P। P अब आपके पास है हैविंग द सेम ग्रेडियंट एज L। L ग्रेडियंट आपने इसका निकाल लेना है और निकाल के इसको सॉल्व कर लेना है। कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। ग्रेडियंट L इसका कैसे निकलेगा? ग्रेडियंट L आपको मैंने बताया हुआ किस तरह से निकलता है। y को सब्जेक्ट बनाए, x का जो कोफिशिएंट होगा उस कोफिशिएंट को आप नाम दे दोगे ग्रेडियंट का, और वो ग्रेडियंट होगा। और एक पॉइंट से गुजरी है 3 और -1 से, पॉइंट भी है ग्रेडियंट भी है, डालेंगे ये सॉल्व हो जाएगा पार्ट 3। ठीक है जी, पार्ट 4 भी इसी तरह से है। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू P, इसी पॉइंट से गुजरी है, हैविंग अ ग्रेडियंट 0। यानी अगेन वो क्वेश्चन नंबर 4 जो था ना, सेम वही है, यानी ग्रेडियंट है इसका 0 और लाइन है ग्रेडियंट 0 है और एक पॉइंट है 3 और -1। सेम क्वेश्चन नंबर 4 पिछली वीडियो में मैंने करवाया था, सेम वही चीज है। ठीक है बेटा, तो इसको आप इजीली कर सकते हो। तो ठीक है, टेक केयर। मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।